हेलो बच्चों, भक्तिन का सारांश आपने समझ लिया। महादेवी के बारे में भी थोड़ा बहुत आपने जान लिया। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक आपके पास है? नहीं है तो वीडियो पॉज कीजिए और पाठ्य पुस्तक लेकर आइए। मैं यहाँ पढ़ूंगी, आप वहाँ पर देखिएगा। जब तक आप पाठ्य पुस्तक लेकर आते हैं मैं आपको 2-4 अलग से और प्रश्न कराती हूँ। देखिए मैं बोलने जा रही हूँ। पहला प्रश्न जो मैं सोचती हूँ, भक्तिन के गुण। भक्तिन के गुण हमें पता होने चाहिए क्योंकि भक्तिन में बहुत से गुण भी थे। वो बहुत ही स्वाभिमानी महिला थी। इतनी स्वाभिमानी थी कि एक बार का जो उसको किया गया, एक बार का पनिशमेंट उसे उस घर लौटा कर नहीं लेकर गया। वो वहां से हटकर महादेवी के पास आ गई। जमींदार ने लगान न जाने के लिए, लगान न मिलने के कारण जब उसको पनिश कर दिया था तो वो लौटकर घर नहीं गई बल्कि महादेवी के पास आ गई। वो इतनी स्वाभिमानी थी, उसको पता नहीं था कि कल क्या होगा, लेकिन नहीं गई वो लौटकर वहां पर। देखिए एक उसका बहुत बड़ा गुण ये है। दूसरा गुण उसका ये है कि वो बहुत ही मेहनती महिला है, बहुत ही परिश्रमी है। उसकी बेटियां हो गई, ससुराल वालों ने उसको उपेक्षा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उनकी उपेक्षा के बाद भी मेहनत को नहीं छोड़ा। यही कारण था कि उसने अपने पति के साथ मिलकर एक तो अपना अलग घर कर लिया, अपने हिस्सों का बंटवारा कर लिया, दूसरे वो संपत्ति के सारे हिस्से जो अच्छे थे वो ले लिए, क्योंकि वो परिश्रमी थी इसलिए बारीकी से हर चीज को जानती थी। तीसरा गुण उसका तर्कशील। पढ़ी लिखी ना होने के बाद भी बहुत ही तर्कशील थी। जब महादेवी कहती थी बाल मत घुटाओ तो तरह तरह के तर्क ले आती थी। जब वो कहती थी पढ़ो लिखो तो तरह तरह के तर्क ले आती थी। जब वो पैसे छिपा कर रखा करती थी और उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो ये कहती थी घर की 2 महिलाएं हैं, एक तो पढ़ती रहती हैं, दूसरी भी पढ़ेगी तो घर को कौन संभालेगा, इसलिए वो नहीं पढ़ेगी। तो उसके बाद इतने सारे तर्क थे कि उन तर्कों के सामने कोई दूसरा कुछ नहीं बोल सकता था। बहुत तर्कशील थी वो। देखिए अगला उसका गुण समर्पित सेविका। जब बेटी अपने बच्चे और पति को लेकर उसको लेने आती है तो वो जा सकती थी, ये सोच करके इतने दिनों से तो इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन वो महादेवी के प्रति इतनी समर्पित थी कि नहीं जाना उसने पसंद किया। जब वो कहीं जाती तो जितनी भी मुसीबतों वाली चीजें होती पहले महादेवी के साथ साथ वो करती थी। जैसे रास्ता अगर खराब है तो वो आगे चलेगी, अगर रास्ता धूल खड़ा है पीछे से तो वो पीछे चलेगी, क्योंकि वो इतनी सच्ची सेविका थी। जब वो पढ़ती थी, लिखती थी, जब कोई भी काम करती थी तो वो दरवाजे पर खड़ी रहती थी। वो सदा उनके साथ लगी रहती थी। कभी उसने ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि वो उनसे दूर है, जबकि वो खुद नहीं पढ़ना चाहती थी, पढ़ने का उसको कोई शौक नहीं था। समर्पित सेविका थी वो। भाग्य पीड़ित। बचपन से ही भाग्य खराब था। जिसकी माँ बचपन में मर जाए, विमाता आ जाए, वो बहुत ही भाग्य पीड़ित है, वो बहुत भाग्यहीन है। उसके बाद उसकी शादी इतनी छोटी उम्र में कर दी गई, विवाह कर दिया गया था, गौना ही ना किया जाता, गौना भी कर दिया गया। ससुराल चली गई। पति तो अच्छा था मगर वहां पर बेटियां ही उत्पन्न हो गई। बेटियां कोई बुरी चीज नहीं है, बेटियां रत्न होती हैं, लेकिन समाज में, जिस समाज में वो रहती थी उस समाज में बेटियों को अच्छा नहीं मानते थे। तो इस तरह से वो जो थी वो भाग्य पीड़ित महिला थी। उसके बाद पति मर गया, बेटियों का विवाह कर दिया, अच्छा दामाद भी मर गया। जीवन भर वो मुसीबतों को ही झेलती रही। इस तरह महादेवी ने जो भक्तिन एक चरित्र बनाया लिखा है उसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है, बहुत सारे दुर्गुण भी उसमें है। जैसे पहला, पैसे छिपाया करती थी। दूसरा, बात को इधर उधर करती थी। तीसरा, कभी नहीं बदलेगी, दूसरों को बदल लेगी। महादेवी को देहाती बना दिया, खुद जरा भी शहरी नहीं हुई। महादेवी के बोलने पर, बुलाने पर वो हमेशा ओए ही कहती थी, चाहे उन्होंने कितना भी कहा कि उसे हाँ कहना चाहिए, उसे जी कहना चाहिए, लेकिन वो ओए से नहीं हटी, हमेशा जवाब में ओए ही बोला करती थी। भाषा जो प्रयोग है उसका अर्थ हम देखते हैं। एक भाषा प्रयोग इसमें आया है, पहली कन्या रत्न के 2 और संस्करण, अर्थात 3 बेटियां। संस्करण का अर्थ होता है उसी का एडिशन, यानी कि पहले 1 बेटी हुई, उसके बाद 2 बेटियां और हो गई, कन्या रत्न 3 हो गए। दूसरा भाषा प्रयोग उसका देखिए, खोटे सिक्कों की टकसाल। जहां पर सिक्के घड़े जाते हैं वो टकसाल कहलाती है, क्योंकि उसकी पत्नी यानी कि लक्ष्मी, यानी कि आज की भक्तिन, उसके 3 बेटियां हो गई। तो बेटियां यहां पर खोटे सिक्के मानी गई हैं और उन खोटे सिक्कों को बनाने वाली, जन्म देने वाली भक्तिन है, इसलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया है, जो कुछ अच्छा नहीं लग रहा।
ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही होता होगा उस समय समाज में जो लेखिका ने भी लिखा है। ये अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आप देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया? भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी होती है धन की देवी, मगर भक्तिन धनहीन महिला थी। ठीक है, बहुत अच्छे परिवार की बिटिया थी वो, लेकिन धीरे धीरे वो धनहीन हो गई, और जब महादेवी के पास आई तब तो बिल्कुल धनहीन थी, कोई धन उसके पास नहीं था। धनहीन, और देखने में भी वो लगती ही थी कि धनहीन है, इसलिए गले में कंठी, सर पे पल्लू और घुटा हुआ सर देकर महादेवी ने उसे एक नाम दे दिया भक्तिन, और उसके बाद वो भक्तिन कहलाई जाने लगी। इसका प्रश्न नंबर 2 जरा देखें आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में। प्रश्न नंबर 2 इसका है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर ये धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? इससे कौन सहमत नहीं होगा? सच बात यह है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। देखिए 2-3 कारण इसके देखते हैं। अगर हम समाज में देखें आज के परिवेश में, तो लड़के और लड़कियों के अनुपात में डिफरेंस है, अंतर है। लड़के अधिक हैं और लड़कियां उनके अनुपात में कम हैं। इसका कारण क्या है कि बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, और बच्चा कहाँ होता है? अपनी माँ के साथ में। तो इसको मारने वाला कौन है? माँ। तो इसका मतलब है कि जो स्त्री है वही स्त्री की दुश्मन है, वही स्त्री को नहीं चाहती। परिवार में जितने भी टॉर्चर होते हैं बहुओं पर, ससुराल वाले जितने टॉर्चर करते हैं, उसमें से अधिकतर टॉर्चर जो है वो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर कभी भी किसी की कोई बुराइयां होती हैं तो महिलाएं ज्यादा करती हैं, पुरुष इन बुराइयों में लिप्त कम होते हैं। महिलाओं को बुराइयां करने की आदत अधिक होती है, वो दूसरों की कमियां अधिक ढूंढती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम पाठ के संदर्भ में देखें तो 2 कन्या रत्न उत्पन्न करने के बाद जो इसकी जिठानियां और सास थी वही इसकी दुश्मन बन बैठी। दुश्मन कैसे बन बैठी? पति को सिखाती चढ़ाती थी ताकि वो उसको मारे पीटे, उसको टॉर्चर करे। दूसरे, उसकी बच्चियों को खाना बिल्कुल बेकार देती थी, पौष्टिक खाना तो उनको कभी नसीब ही नहीं होता था, जबकि अपने बेकार लड़कों को अच्छा अच्छा खाना दिया करती थी। और उसकी सास जो थी वो भी ये सोचती थी कि मेरे भी तो बेटे हैं, उसके भी 3 बेटे थे क्योंकि, और इसका लक्ष्मी का पति 3रे नंबर का बेटा था। तो स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, ये कई बातों से सिद्ध हो जाता है। आज के समाज में भी यही है। अब अगला प्रश्न आप लोग अपने पुस्तक में देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपकी पाठ्य पुस्तक का ये है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकारों, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? देखिए जरा सा कहानी की तरफ चलेंगे कि किस तरह से भक्तिन की लड़की पर पति को थोपा गया। भक्तिन की लड़की विधवा हो गई। जो उसके रिश्ते के भाई थे उन्होंने सोचा अब संपत्ति का क्या होगा। वो हिसाब लगाने लगी कि किसी भी तरह से अगर इस लड़की का विवाह ऐसी जगह करा दें जो उनके साथ चले बंदा, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब उसके एक भाई ने अपनी पत्नी के भाई को लाकर विवाह कराने का सारा जुगाड़ बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लक्ष्मी की जो लड़की थी वो माँ से कम नहीं थी, उसने वर को नकार दिया। भाई को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कोई ना कोई तो ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिससे कि ये मेरी बहन मान जाए। लक्ष्मी कहीं गई हुई थी, लड़की एक कमरे में कुछ काम कर रही थी। उन्होंने अपने साले को उस कमरे में भेज दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। एक षड्यंत्र रच लिया जिससे कि, और लोगों को दिखा दिया कि लड़की कैसी है। ये षड्यंत्र का रचना और लड़की की जबरदस्ती उससे शादी होना, क्योंकि पंचायत ने फिर मानी नहीं लड़की की बात, शादी होना स्त्री के अधिकारों का हनन है। विवाह उसकी मर्जी से किया जाना चाहिए। ये जैसा कल था आज भी है। ठीक है, आज उसका प्रतिशत कुछ कम हो चुका है, लेकिन आज भी है। विवाह के लिए लड़कियों की राय पूछी नहीं जाती, और पूछी जाती है तो सदा मानी नहीं जाती। ये एकदम सच्चाई है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। तो लड़की के विवाह में अभी तक लड़की की राय को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती,
जहां वो चाहती है वहां उसका विवाह नहीं होता। परिवार वाले जो विवाह करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, अपनी सोच समझ के आधार पर करते हैं। ये अधिकारों का हनन है जो नहीं होना चाहिए। विवाह में लड़की की राय को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। ये हमारा ये प्रश्न है और ये मेरी अपनी राय है। हो सकता है हर सुनने वाले की राय अलग अलग हो, हमारे बच्चों की राय कुछ अलग हो, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि स्त्री को अधिकार होना चाहिए कि उसका विवाह है तो उससे पूछा जाए और उसकी हाना को सबसे ऊपर रखा जाए। देखिए अगला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, आप पाठ्य पुस्तक में देखिए। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि भक्तिन के गुण और दोष आपसे मैंने शुरू किए थे इस वीडियो में, मैंने स्टार्टिंग में। देखिए भक्तिन के जो दुर्गुण हैं वो पैसे छिपाती थी, हमने बताया था आपको, मटके में छिपाकर पैसे इधर उधर रख देती थी ताकि बाद में वो निकाल ले। पूछने पर कहती थी कि उसने छिपाए नहीं है, चुराए नहीं है, बल्कि संभाल कर रखे हैं। महादेवी जब क्रोध करती थी किसी भी बात पर तो बात को इधर उधर करती थी, तर्क वितर्क करती थी, लेकिन उनकी बात को नहीं मानती थी। वो दूसरों को बदलती थी अपनी इच्छा के अनुसार, कभी खुद नहीं बदलती थी। इसीलिए महादेवी धीरे धीरे देहाती खाना खाने लगी, लेकिन भक्तिन ओए कहने की आदत नहीं बदल पाई। वो शास्त्रों की व्याख्या भी अपने हिसाब से करती थी। जो लोकोक्ति हैं, जो लोगों की कही हुई बातें हैं, वो भी शास्त्रों के आधार पर बताने की कोशिश करती थी। ये उसकी आदत थी। लेकिन कितने भी उसके में दुर्गुण हो, वो तब भी गुणों की खान थी, क्योंकि स्वाभिमान था उसके पास, और स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। अगला प्रश्न देखिए। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। याद करिए, जब भक्तिन का पति मर गया, जब वो तब तो वो लक्ष्मी थी, उसने बाल अपने मुंडवा दिए और ये डिक्लेयर कर दिया कि वो अब विवाह नहीं करेगी, चाहे घर के लोग कुछ भी कहते रहें। तब उनको चुप हो जाना पड़ा। और भक्तिन के यहाँ आने के बाद जब वो महादेवी के साथ रहने लगी थी, उसने अपने इस कार्य को नहीं रोका। और जब महादेवी ने मना किया तो तरह तरह के उदाहरण देने लगी, तरह तरह के एग्जाम्पल कोट करने लगी कि शास्त्रों में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। महादेवी जब पूछती कहाँ लिखा है तो वो चुप हो जाती। वो जानती थी कि वो ऐसे ही कह रही है, क्योंकि ये जो बात है ये लोगों द्वारा फैलाई गई है, कहीं शास्त्रों में नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 होगा। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। देखिए ना, मोटी मोटी रोटियां खाने लगी, गाढ़ी दाल खाने लगी। जहां लकीर खींची गई थी एक कोयले से, उसके बाहर बैठकर खाना खाने लगी। जो भी वो गांव की चीजें बताती थी, उन सब चीजों को वो बहुत चाव से सुनती थी, चाहे खाती नहीं थी। धीरे इस तरह से वो देहाती हो गई, क्योंकि वो उसको बिल्कुल बदल नहीं सकी। वो बिल्कुल उनके रंग में नहीं रंगी, बिल्कुल नहीं बदली, वो वैसी की वैसी ही रही। लेकिन महादेवी क्योंकि उसके साथ बहुत जुड़ गई थी, इसलिए जुड़ने के कारण से वो उसकी तरह से होती चली गई। अपनी सारी असुविधाएं, परेशानियां कभी उन्होंने उसके से नहीं कही, कभी वो जान ही नहीं पाई कि महादेवी को उसके कारण क्या क्या परेशानियां हैं। जब एक बार उनका स्वास्थ्य गिरने लगा इस तरह का भोजन खाने के बाद, और परिवार को भी चिंता होने लगी, तब उन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था थोड़ी सी अलग से कर ली। लेकिन कभी भी ये बात भक्तिन पर जाहिर नहीं की कि उसकी वजह से वो परेशान है। देखिए अगला प्रश्न। आलो आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं। देखिए हम जरा सा चलते हैं क्लास 11 की तरफ आपके, जहां आपने आलो आधारी नामक एक पूरा पाठ पढ़ा था, जिसमें बेबी हालदार ने लिखा था और वही उसकी हीरोइन भी थी, मतलब उसी की कहानी उसमें चल रही थी। याद कीजिए, उसका विवाह कर दिया गया था छोटी उम्र में बड़े व्यक्ति से, जिससे कई संतानें हो गई थी। पति शराबी था, उसका बिल्कुल साथ नहीं देता था। पता नहीं किस तरह से वो बेचारी नोएडा आ गई थी, यही नोएडा जो अपना वाला जिसके लिए हम लोग बात करते रहते हैं, नोएडा में आ गई थी। और यहाँ पर तातुश जैसे एक भले मानस उसको मिल गए, जिसके कारण उसका और उसके बच्चों का जीवन सही से चलने लगा। बिल्कुल वही कहानी हमारी भक्तिन की भी है। वो भी इसी तरह से परेशान होकर महादेवी के पास आई। महादेवी के पास आने के बाद उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव थे उसमें एक स्थिरता आ गई, और वहां पर वो अपने सम्मानित जीवन को जीने लगी। उसी तरह बेबी हालदार के साथ हुआ था। 2 साल पहले अमर उजाला में मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था बेबी हालदार का, जिसमें उसने लिखा था कि अब लौट चले, क्योंकि इस एज पर आने के बाद वो अब अपने घर बंगाल लौट जाना चाहती थी। ये उसने उसमें लिखा था, जबकि उसके बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। उसका बड़ा लड़का एक अच्छा सा व्यवसाय करता है, लेकिन अब वो घर जाना चाहती है। उसने ऐसा लिखा था। उस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिस पर
देवी हालदार को पुरस्कार भी मिला था। ये पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, इसने थोड़ा थोड़ा कॉपी कर करके चीज़ों को लिखना पढ़ना सीख लिया और अपनी कहानी ऐसे ही लिखी जैसे कि थी, उसमें ज़रा भी सुधार नहीं किया और ऐसे ही उस कहानी को पब्लिश कर दिया गया। कहानी का मेरा मतलब है उसकी आप बीती आत्मकथा। भक्तिन तो पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल, लेकिन दोनों के जीवन की कठिनाइयाँ, उनके सुधार, उनके हेल्पर्स बिल्कुल सेम है, महादेवी और तातुष। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है ये, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें तो ये तो आप खुद करिएगा अपने दोस्तों के साथ बैठकर, यहाँ पर मेरे साथ थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। देखिए, खाप पंचायतों के बारे में आपने पढ़ा होगा, एसएसटी तो पढ़ा था ना आपने क्लास 10th में, याद कीजिए, उसमें इस तरह की बहुत चीज़ें पड़ी होंगी, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। लाख एसएसटी हमें पसंद नहीं है, लेकिन उसका रेफरेंस हमें कहीं ना कहीं देना ही पड़ जाता है। तो खाप पंचायत कहीं पढ़ा था आपने, याद, जहाँ जो फैसला वो कर देती है उस फैसले को जरा सा भी हिलाया नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक समाचार पढ़ा था कि एक छोटी सी बच्ची को एक लड़के ने परेशान कर दिया। पंचायत ने फैसला क्या दिया? फैसला कुछ भी नहीं था, उसने दंड उस लड़के को कुछ नहीं दिया, सिर्फ 10 जूते लगा के छोड़ दिया, जबकि उसका जो कुकर्म था वो इतना बड़ा था कि उसको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उस पंचायत के फैसले के सामने जो बच्ची के घर वाले थे वो कुछ नहीं बोल पाए। तो पंचायत का फैसला ऐसी चीज है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी की बेटी को जबरदस्ती उसकी पत्नी बनना पड़ गया, चाहे उसने उसको कितना ही मारा। तो आज भी ऐसी चीजें बहुत दिखाई देती हैं। ऐसा समाज में ये चीजें बिल्कुल से बंद नहीं हुई है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को और ज्यादा करना पड़ेगा। हम तो अब बीती हुई पीढ़ी हैं, आप हमारी करंट पीढ़ी हैं, आप हमारे समाज की स्ट्रेंथ हैं, इस पे आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर। मैंने आपको भक्तिन की समरी समझाने की कोशिश की। मैं महादेवी से जोड़ने के लिए महादेवी वर्मा के परिचय को भी थोड़ा सा दिया। मुझे पता है उसको आपको याद नहीं करना है, वो एग्जाम में प्रश्न की फॉर्म में नहीं आता, लेकिन इतनी बड़ी लेखिका के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। जो हमारे देश की 50 महिलाओं में से एक महिला है, तो उसके बारे में हमें जाना चाहिए। छायावाद का एक स्तंभ है जो मनोनीत सदस्य थी विधान परिषद की, उनके बारे में जानना चाहिए। जिनका विवाह भी बाल विवाह था, 9 साल की उम्र में विवाह कर दिया गया था, जबकि बहुत पढ़े लिखे परिवार की वो बच्ची थी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैं आशा करती हूँ आपको भक्तिन महादेवी वर्मा जो भी कुछ मैंने बताया वो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो में अगले लेसन का वेट कीजिएगा। थैंक यू।